नमस्कार दोस्तों, शिवाय ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसे कि हम पिछले वीडियो में पढ़ते आ रहे थे कि कैसे भारत का संवैधानिक विकास एक चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा था, उसके महत्वपूर्ण प्रावधानों के ऊपर हमने विस्तार से चर्चा की थी। इसी चर्चा का एक अहम अध्याय आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। दोस्तों, भारत के संवैधानिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज था भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935। दोस्तों, उत्तरदायी सरकार के स्थापना के लिए ये दस्तावेज एक मील का पत्थर साबित हुआ। मील का पत्थर साबित हुआ दोस्तों, मतलब समझने का प्रयास कीजिए। ये अब तक के सभी प्रावधानों में सबसे विस्तृत व लंबा प्रावधान था। इस प्रावधान में कुल 321 धाराएं व 10 अनुसूचियां थी। 10 अनुसूचियां थी। कितनी धाराएं थी दोस्तों? 321 धाराएं व 10 अनुसूचियां। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि भारत के संवैधानिक विकास में जो भी महत्वपूर्ण दस्तावेज थे उनमें से सबसे ज्यादा भारत के संविधान पर जो प्रभाव पड़ा है दोस्तों, वो किस अधिनियम का है? भारत शासन अधिनियम 1935 का। दोस्तों, आज भी अपने संविधान के जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, कहते हैं भारत के संविधान का लगभग 75% हिस्सा 1935 के अधिनियम का ही है। अर्थात कुछ आलोचक भारत के संविधान के बारे में कहते हैं कि 1935 के अधिनियम की नकल मात्र की गई है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इसमें महत्वपूर्ण सुधार भी किए गए हैं। प्रावधान तो वही हैं, लेकिन उनको सही तरीके से सुचारू रूप से व्यवस्थित करने का प्रयास भारत की संविधान सभा ने ही किया था। तो दोस्तों, सबसे पहले इस अधिनियम के बारे में भारतीयों की राय क्या थी, क्योंकि राय जानना बहुत जरूरी बात है। 2 व्यक्तियों ने कमेंट किया था दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस अधिनियम को बिना इंजन वाली अनेक ब्रेकों वाली गाड़ी किसने कहा था? तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अर्थात नेहरू जी ने इस अधिनियम को क्या कहा था? बिना इंजन वाली गाड़ी। बिना इंजन वाली गाड़ी मतलब क्या था? बिना इंजन वाली गाड़ी क्यों कहा गया? क्योंकि इस अधिनियम में बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की गई थी, लेकिन उनको धरातल में पर लाने के लिए जो व्यवस्थाएं थी उनकी कमियां थी। इसीलिए जो महत्वपूर्ण प्रावधान था वो लागू होने में देरी हो गई। दूसरी बात करते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना का नाम आते ही आपके जहन में एक ही बात आती है, क्या? पाकिस्तान का विभाजन किसकी जिद के आगे हुआ था? जिन्ना की जिद के आगे ही हुआ था। भारत ने मुसलमानों को सांप्रदायिक रूप से धीरे धीरे एकत्रित किया और इन्होंने अंत में जब तक भारत का विभाजन नहीं हुआ तब तक अपनी उसी मांग पर डटे रहे। इन्होंने सड़ा गला अधिनियम कहा। सड़ा गला अधिनियम। दोस्तों, 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपके सामने। एक तो कौन सा? बिना इंजन वाली गाड़ी इस अधिनियम को किसने कहा था? नेहरू जी ने। सड़ा गला अधिनियम किसने कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना। ये तो गया इसका परिचय। विस्तृत दस्तावेज था, 321 धाराएं व 10 अनुसूचियां थी। ठीक है, क्लियर? इसके बाद अपन देखते हैं इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की बात करें तो जितने भी प्रावधान हैं, बहुत लंबा चौड़ा अधिनियम था। इसके जो इम्पोर्टेंस प्रावधान हैं, जिनकी झलक आज भी हम भारत के संविधान में देखते हैं, उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला प्रावधान था अखिल भारतीय संघ।
अखिल भारतीय संघ की स्थापना किस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी? 1935 के अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ स्थापित किया गया। दोस्तों, अब तक भारत अलग अलग भागों में विभाजित था। कुछ ब्रिटिश प्रांत थे, कुछ चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे, चीफ कमिश्नर, कुछ देशी रियासतें थी। इन सभी को मिलाकर के अखिल भारतीय संघ बनाया गया। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय संघ में किन किन को शामिल किया गया था? आप जानते हैं, ब्रिटिश प्रांत जिनके ऊपर एजेंट टू गवर्नर जनरल बैठता था, चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों में वायसराय का एक प्रतिनिधि बैठता था, देशी रियासतों का प्रशासन राजाओं के हाथों में नियंत्रित था। लेकिन इन सब के ऊपर एक अखिल भारतीय संघ स्थापित किया गया। किस अधिनियम के तहत? 1935 के अधिनियम के तहत। दोस्तों, दूसरा इंपॉर्टेंट प्रावधान शक्ति विभाजन। शक्ति विभाजन, शक्ति विभाजन आज भी हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। कैसे? केंद्र व राज्यों के बीच अलग अलग विषयों का बंटवारा किया गया है, जो आप 7वीं अनुसूची में पढ़ते हैं। उसका सबसे पहले प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? 1935 के अधिनियम में। जैसे कौन कौन सी विषयों में बांटा गया था? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आज भी हमारे संविधान में शक्ति विभाजन का ये 3 अनुसूचियां हैं, वो महत्वपूर्ण भाग रखती हैं। तो इनमें से देखो, संघ सूची पर कानून कौन बनेगा? वायसराय व उसकी कार्यकारिणी समिति। राज्य सूची पर कानून कौन बनाएगा? ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि बनाएंगे। और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार भी किसको दिया गया था? वायसराय को। आज दोस्तों, इसमें थोड़ा सा बदलाव है, सिर्फ केंद्र सरकार ही नहीं, राज्य सरकारें भी समवर्ती सूची पर कानून बना सकती है। तीसरा महत्वपूर्ण प्रावधान, ब्रह्मा को भारत से अलग। एक मिनट दोस्तों, ब्रह्मा मतलब आज का म्यांमार 1935 से पहले अंग्रेज शासित प्रदेश था, जो भारत का ही, भारतीय उपनिवेश का ही एक हिस्सा था। इस अधिनियम के तहत ब्रह्मा यानी कि म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट प्रावधान, देखो दोस्तों, जैसे जैसे हमारी संवैधानिक संस्थाओं का विकास होता जा रहा था, नई नई संस्थाएं अस्तित्व में आ रही थी। अब तक देश के सामने कुछ भी मुद्रा नियंत्रण की एक महत्वपूर्ण केंद्रीय संस्था का अभाव था। इस अभाव को दूर किया गया कब? 1935 के अधिनियम के तहत। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, आपकी जेब में जो नोट हैं वो कहां से छप कर आते हैं? कौन छापता है उनको? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसकी स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935। याद रखना दोस्तों, भारत सरकार का कब बना था रिजर्व बैंक? 1 जनवरी 1949 को भारत सरकार द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। और भारत सरकार का आज भी केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक। तो उस रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कब? 1 अप्रैल 1935। इसके प्रथम गवर्नर कौन थे? सर ऑसबोर्न स्मिथ। सर ऑसबोर्न स्मिथ आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। बताओ, वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है दोस्तों? शक्तिकांत दास। याद रखना, सब चीजें आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि नोटबंदी के दौरान भारत का गवर्नर कौन था?
उर्जितार पटेल, नोटों पर तस्वीरें देखते हैं, उसके सिग्नेचर देखते हैं, आप लोग सभी सब जानते हैं अच्छी तरह से। तो उस आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935। हेड ऑफिस कहाँ बनाया गया था? मुंबई में। आज भी कहाँ पर है? मुंबई में। और इसके पहले गवर्नर कौन थे? सर ऑसबोर्न स्मिथ, जो एक अंग्रेज अधिकारी थे। तो आरबीआई की स्थापना की गई, जो भारत में मुद्रा नियंत्रण व साख नियंत्रण का कार्य करेगी। किस अधिनियम के तहत ये स्थापित हुआ था? भारत शासन अधिनियम 1935। पांचवा इंपॉर्टेंट प्रावधान आपका था क्या दोस्तों? संघीय न्यायालय की स्थापना। संघीय न्यायालय की स्थापना, फेडरल कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? 1935 के अधिनियम के तहत। फेडरल कोर्ट या संघीय न्यायालय, याद है दोस्तों पिछले वीडियो में अब मैंने बताया था आपको कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत का प्रथम उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थापित हुआ था? कोलकाता में। कब? 1774। लेकिन उसका अधिकार क्षेत्र सीमित था, लेकिन अब एक विस्तृत दायरे वाला संघीय न्यायालय स्थापित किया गया। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1937 में। इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? नई दिल्ली में। कहाँ बनाया गया दोस्तों? नई दिल्ली में बनाया गया। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर मॉरिस ग्वेयर। सर मॉरिस ग्वेयर संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। याद रखना, संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1937 नई दिल्ली में। आज भी आपका सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और आज भी वही कार्य कर रहा है जो आपका संघीय न्यायालय करता था। अंतर सिर्फ इतना है कि इस संघीय न्यायालय के खिलाफ ब्रिटेन की प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी, लेकिन आज आपका उच्चतम न्यायालय है, उसके बाहर कोई अपील नहीं की जा सकती है। अपील का अंतिम स्थान है, इसीलिए ये थोड़ा सा चेंजेस था। बाकी आपके सर्वोच्च न्यायालय और संघीय न्यायालय एक जैसे थे। उनकी स्थापना नई दिल्ली में की गई थी। प्रथम मुख्य न्यायाधीश आप अच्छी तरह जानते हैं कौन था? मॉरिस ग्वेयर था। तो दोस्तों ये इस अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान थे। इन प्रावधानों में से और भी वो 2-4 बिंदु आपको बता रहा हूँ, पहले ये इतना सा नोट कर लीजिए आप लोग। अगला प्रावधान, इस अधिनियम का अगला प्रावधान दोस्तों बहुत लंबा चौड़ा था, कुछ एक बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। विशेष रूप से जो अपनी टीचर्स वगैरह या जो पटवार वगैरह एग्जाम्स हैं, इनमें बार बार 1935 के अधिनियम से क्वेश्चन आता है। देखो दोस्तों 3 ही अधिनियम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतिहास जानना बहुत जरूरी होता है, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल से बताया है। 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, ये तीनों अधिनियम आपके संवैधानिक विकास के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको आप अच्छे से तैयार करना। अगला प्रावधान, प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति। प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति। द्वैध शासन पिछले वीडियो में भी हमने देखा था। द्वैध शासन क्या था? दोहरी शासन व्यवस्था, अर्थात जो शासन करने वाले जो विषय थे उनको 2 भागों में बांट रहे थे। कौन कौन से? रक्षित व हस्तांतरित। रक्षित व हस्तांतरित प्रांतों में थी ये व्यवस्था। लेकिन 1935 के अधिनियम, देखो दोस्तों अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछता है किस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया गया।
तो 35 किस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन शुरू किया गया? तो 1919। किस अधिनियम के तहत, अगला प्रावधान, किस अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैत शासन शुरू किया गया? केंद्र में द्वैत शासन शुरू किया गया किसके द्वारा? 1935 के अधिनियम के द्वारा। तो केंद्र के द्वारा जो द्वैत शासन प्रणाली थी, वही बात विषय को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में, एक रक्षित विषय और दूसरा हस्तांतरित विषय। इसके अलावा अगर बात करें, अगला इंपॉर्टेंट प्रावधान भारत परिषद। पिछले वीडियो में हमने इसकी चर्चा की थी। भारत परिषद की समाप्ति, भारत परिषद की समाप्ति आराम से बता सकते हो। भारत परिषद की स्थापना तो कब की गई थी? 1858 का जो अधिनियम था उसके तहत ब्रिटिश क्राउन को जब भारत का शासन सौंपा गया था, उस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो शासन व्यवस्था संभालेगी, उस भारत परिषद की स्थापना की गई थी। तो 1858 में इसकी स्थापना की गई और ये समाप्त कब हुई? 1935 के अधिनियम के तहत। बता सकते हो आराम से दोस्तों। यानी कि अब आपका भारत सचिव भी नहीं रहेगा, सीधा शासन काम किसका रहेगा? ब्रिटिश क्राउन का रहेगा। अर्थात अब वायसराय ही भारत की कार्य प्रणाली का सर्वे सर्वा होगा। भारत सचिव नहीं होगा, भारत का वायसराय होगा। अगला महत्वपूर्ण प्रावधान दोस्तों, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार। दोस्तों हमने बात की थी पिछले वीडियोज में कि भारत में सबसे पहली बार पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी? तो आपका आंसर क्या होगा? 1909 का अधिनियम। लेकिन इस अधिनियम में, कौन से में? 1909 के अधिनियम में मात्र मुस्लिमों को ही सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में शामिल किया गया। उसके बाद दूसरे अगले अधिनियम में मैंने बताया कि 1919 के अधिनियम में इसका थोड़ा सा और विस्तार किया गया। किस किस को दिया गया? सिखों को दिया गया, आंग्ल भारतीयों को दिया गया, यूरोपियों को दिया गया, और जो भारतीय ईसाई थे उनको भी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का अधिकार दिया गया। तो देखो दोस्तों, पिछली बार में शायद टीचर्स एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि आंग्ल भारतीयों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में कब शामिल किया गया था? तो आपका आंसर क्या होगा? 1919 के अधिनियम के तहत। तो यहां पर किस किस को शामिल किया गया? दलित, महिला, दलित व महिलाओं को भी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत प्रथम बार निर्वाचित होने का अधिकार मिलेगा। तो इसका थोड़ा सा और भी विस्तार किया गया। दोस्तों इसके साथ साथ इस अधिनियम के जो महत्वपूर्ण प्रावधान थे उनमें से एक इंपॉर्टेंट व्यवस्था आती है भारत में संसदीय प्रणाली की शुरुआत। भारत में संसदीय प्रणाली की शुरुआत। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश माना जाता है। संसदों की जननी किसको कहा जाता है? ब्रिटेन को। हाँ, संसदों की जननी किसको कहा जाता है? ब्रिटेन को। लेकिन सबसे अच्छी संसदात्मक शासन व्यवस्था कहाँ चलती है? तो आपका आंसर होगा भारत में। इस संसदीय प्रणाली की स्थापना भारत में किस अधिनियम के तहत की गई थी? 1935 के अधिनियम के तहत। अगला, उत्तरदायी शासन की स्थापना। उत्तरदायी शासन की स्थापना
प्रांतों में धीरे धीरे उत्तरदायी शासनों की स्थापना की जाएगी, अर्थात अंग्रेज प्रांतीय शासन व्यवस्था में धीरे धीरे अपना हस्तक्षेप कम करना शुरू करेंगे। याद है दोस्तों, राजस्थान में जो प्रजामंडल आंदोलन हुए थे वो भी किसके लिए हुए थे? उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए हुए थे। आराम से बता सकते हैं दोस्तों, ये इस अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान थे, इनको आप नोट कर सकते हो। लास्ट प्रावधान दोस्तों, 1935 के अधिनियम का लास्ट प्रावधान मतलब अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना। अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना। दोस्तों, अखिल भारतीय सेवाओं को आज अपन 3 भागों में बांटते हैं। एक तो आपका यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अर्थात संघ लोक सेवा आयोग, जो पूरे भारत के लिए अखिल भारतीय सेवाओं के लिए परीक्षा का आयोजन करवाता है। दूसरा आता है SPSC, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन अर्थात राज्य लोक सेवा आयोग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज भी ये व्यवस्था अपनी RPS भी है और राजस्थान का लोक सेवा आयोग है, ठीक है। फिर तीसरा था JPSC, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन अर्थात संयुक्त लोक सेवा आयोग। ये किसके लिए था? ये तो पूरे केंद्र के लिए था, और ये किसके लिए था? राज्यों के लिए था, और ये किसके लिए था? 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक संयुक्त लोक सेवा आयोग, उसको क्या बोलेंगे अपन? JPSC। आज भी यही व्यवस्था भारत में अखिल भारतीय सेवाओं के लिए अपनाई जाती है। तो इस व्यवस्था की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो इसी प्रकार आपका 1935 का भारत शासन अधिनियम पूरा हुआ। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, इसको बार बार रिवाइज करना, अच्छे से इसका रिसर्च करना। अगला संवैधानिक विकास का जो चरण था वो था आपका क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन की बात करें, कब आया था भारत? 1942। अध्यक्ष कौन थे? सर स्टेफर्ड क्रिप्स। ये तो आपके 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, कोई बात नहीं है। लेकिन एक बात बताइए मुझे, 1942 में विश्व एक बहुत बड़ी समस्या का सामना कर रहा था। ये वो दौर था जब पूरी दुनिया युद्ध से ग्रसित थी, अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। कब से कब तक दोस्तों? 1939 से 1945। अंग्रेज बड़े चालाक थे। भारतीयों को राजी करने के लिए ताकि उनको भारतीय सैनिक मिल सके जो ब्रिटेन की तरफ से युद्ध में भाग ले सके। भारतीयों को राजी करने के लिए एक मिशन भारत भेजा, और उस मिशन के अध्यक्ष कौन थे? सर स्टेफर्ड क्रिप्स। कोई महत्वपूर्ण प्रावधान नहीं था। कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया क्योंकि ये अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था। न कोई बात थी पूर्ण शासन की स्थापना की, कोई बात नहीं थी। इन्होंने जो बातें कही थी उनको अपन 2 बिंदु के आधार पर पढ़ सकते हैं। एक तो इस मिशन के तहत भारत को डोमिनियन स्टेट, हिंदी में बोले तो अधिराज्य का दर्जा। मतलब हमारा आका तो कौन होगा? ब्रिटेन, और हम उसके अधीन अपनी शासन व्यवस्था स्थापित कर सकते हैं। इस व्यवस्था को क्या कहा गया? डोमिनियन स्टेट कहा गया था। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है
कि डोमिनियन स्टेट का दर्जा भारत को किस अधिनियम के तहत मिला था? क्रिप्स मिशन अधिनियम के तहत। दूसरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से भारत के संविधान सभा के निर्माण की बात की। अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा का निर्माण की बात की। लेकिन दोस्तों यह अधिनियम बिल्कुल विफल रहा था। कारण क्या था? क्योंकि इसमें भारतीयों को शामिल नहीं किया गया और भारतीयों ने अर्थात भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था कांग्रेस ने इसको अस्वीकार कर दिया था। इसीलिए इसके कोई प्रावधान इंपॉर्टेंट नहीं थे। सिर्फ दो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, एक तो डोमिनियन स्टेट और दूसरा एक्सिस्ट। ओके दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। आप हमारे चैनल पे बने रहिए। और एक इंपॉर्टेंट बात, आप अपने सुझाव, आपके सुझाव हमारे लिए बहुत अनमोल हैं। कृपया हमें कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए, हम जिससे वीडियोस को और अच्छे से बढ़िया तरीके से प्रस्तुत करके आपके सामने पेश कर सके। धन्यवाद दोस्तों।